सभी साथियों सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, कांस्टेबल के क्रैश कोर्स के अनुसार हमारा जो इतिहास का जो विषय चल रहा था वो था गुप्तकाल। इतिहास में गुप्तकाल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है और इस स्वर्णकाल के दौरान जो प्रमुख शासक हुए थे, जिन्होंने जो है अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जो भरसक बलिदान दिया, जो कार्य किया, जो उपकार किए, जो पुरुषार्थ किए, वो अनुकरणीय हैं। जिसके कारण उत्तराधिकार के लोगों ने जो उसे इसे गौरवमयी संस्कृति को और बढ़ाने और उसको विकसित करने का पूरा अथक प्रयास किया, जिस कारण हमारी संस्कृति जो विश्वविख्यात हुई और स्वर्ण काल के नाम से या सोने की चिड़िया के नाम से जो है संज्ञा दी गई है। तो आइए साथियों, तो गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में चर्चा करते आ रहे थे। प्रमुख शासक में जो हम चर्चा कर रहे थे, सर्वप्रथम जो शासक था उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि श्रीगुप्त जो है कुषाणों के अधीन प्रथम शासक था। इसने जो है जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हो रही थी तो अपने आप को स्वतंत्र करके महाराज की उपाधि धारण करी और अपना छोटा सा साम्राज्य जो है वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने स्थापित करके स्वतंत्र शासक बना। इसी कारण इसे गुप्त वंश का संस्थापक भी कहते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा जो शक्तिशाली उत्तराधिकारी बना वो था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने अपने साम्राज्य नीति जो विस्तार करना चाह रहा था उसके लिए वैवाहिक नीति को उसने प्रश्रय दिया और विवाह के माध्यम से आसपास के राज्यों को संगठित किया और उन राज्यों की जो सहायता लेकर जो उसके नतमस्तक या उसके अधीन नहीं थे उन पर उन्होंने चढ़कर साम्राज्य विस्तार किया। और इस नीति के कारण जो है लिच्छवी राजकुमारी से उन्होंने कुमार देवी से विवाह किया और जिसके कारण ही उसने चांदी का एक राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो विश्वविख्यात हुआ है, जिसे स्मिथ महोदय ने नेपोलियन की संज्ञा दी है, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, वो कौन है दोस्तों? अगला उत्तराधिकारी मैं लेके आ रहा हूं जिसका नाम है समुद्रगुप्त। दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त की जैसे तीसरा जो शासक है, इसके बारे में चर्चा करें कि ये समुद्रगुप्त बचपन से ही काफ़ी योग्य था। इसकी जो माँ है वो बताई जाती है, जिसके आधार पर कुमार देवी के आधार पर जो राजा रानी का सिक्का बताया गया है। इसकी माँ का नाम है कुमार देवी। और कुमार देवी कौन थी? इससे पहले वाली मैं बता चुका हूँ, लिच्छवी राजकुमारी थी। इसकी गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ जो बचपन से ही काफ़ी योग्य बताया गया। इसकी दीक्षा शिक्षा जो है उचित रूप से होने के कारण एक अल्प समय में ही ये विश्वविख्यात बन गया था। इसने जो अपने उत्तराधिकार में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसको काफ़ी जो है विशाल स्तर पर और सुख शांतिपूर्ण रूप से पहुंचा दिया था। इसके समय प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जो उन्नति जो है लगभग चरमोत्कर्ष पर थी, चरम पर रही है। लेकिन इसके समय की बात करूं कि इसका साम्राज्य का समय, राज्याभिषेक का जो समय और इसका जो समय पूरा जो आता है शासनकाल का, वो क्या है? समुद्रगुप्त की जो शासनकाल की जब बताई जाती है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी, लगभग इतने वर्षों तक जो है इसने शासन किया। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इस साम्राज्य के दौरान साम्राज्य विस्तार ही नहीं, हर प्रकार से शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, ज्योतिष, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधे, विज्ञान, खगोल, हर प्रकार की उन्नति का इसने योगदान भी दिया है। इसका अनुकरण इसके आगे उत्तरवर्ती शासक ने भी किया है, जो आगे मैं बताऊंगा। इस समुद्रगुप्त की बात करें तो जो पहले के जो राजा महाराजा जो उपाधि धारण कर रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसने उपाधियाँ धारण करी हैं। तो यहाँ पर तो तय है कि ये भी महाराजाधिराज या जो अन्य जो सर्वश्रेष्ठ उपाधियाँ होती थी वो उपाधियाँ भी इसने धारण करना शुरू किया था। और वास्तव में करेगा क्यों नहीं, क्योंकि उनसे ही बढ़कर ही ये शासक निकला था। अब आज समुद्रगुप्त ने जैसे उत्तराधिकार में जो साम्राज्य पाया था उससे और कई गुना इसने साम्राज्य को विस्तारित किया है। अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है?
समुद्रगुप्त की जानकारी का जो है प्रमाण कैसे मिलता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इसकी राज्य विस्तार की नीति और इसकी योग्यता के आधार पर जो स्मिथ महोदय हैं, उस स्मिथ महोदय ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसी को कहा जाता है तो वो कौन है, वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने हमारे उत्तरी और दक्षिणी भारत के जो राज्य इससे विरोधी थे उनको जीत कर, जो छोटे छोटे थे जो भारत के लिए अनुकूल नहीं थे, उनको जीत कर एक छत्र साम्राज्य में पिरोने का प्रयास किया था। इस प्रकार की जो जानकारी है साम्राज्य विस्तार की, वो मिलती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या वर्तमान का जो प्रयाग है उसमें एक प्रशस्ति है या एक अभिलेख है, उस अभिलेख को कहते हैं दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की पूर्णतः लगभग राज्य विस्तार की नीति की पूर्णतः जानकारी मिलती है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ, कैसे, किस प्रकार से है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मेन इसी पर आधारित है, समुद्रगुप्त पर। तो समुद्रगुप्त पर जो अभिलेख लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, वो किस प्रकार से हमें जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग का जो हमारा उत्तर प्रदेश का संगम वाला स्थान है जिसे हम कह रहे हैं प्रयाग। आगे मुसलमानों ने इसका नाम जो रखा था इलाहाबाद, वर्तमान इलाहाबाद भी कहते हैं और प्रयाग भी कहते हैं। इस पर एक प्रशस्ति जो मिली है, प्रशस्ति का मतलब है कि इसकी विशेषज्ञताओं या इनकी जो राज्य विस्तार की जो नीति है या विजयों का जो है उल्लेख करती है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति का जो स्थान अगर आपसे पूछे तो वो यूपी में प्रयागराज में है या इलाहाबाद में है। एक दूसरा, ये जो मूल अभिलेख है, ये अभिलेख किसका है, ये मूल अभिलेख है दोस्तों अशोक का, स्तंभलेख है। लेकिन जब अशोक ने इसे गढ़वाया था, ये अशोक ने जिस स्थान पर गढ़वाया था, ये इसके ऊपर जो है चिन्ह बने हुए हैं और इस तरह का जो अभिलेख बनवाया था, वहां पर अशोक ने कुछ अपने जानकारी लिखी है। और उसके बाद जो खाली जगह थी, उस खाली जगह पर जो है इस समुद्रगुप्त की बात लिखी गई है, इसलिए ये अशोक का मूल रूप से माना जाता है। लेकिन इसका स्थान जो पहले तो था वो कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। अशोक के द्वारा कौशाम्बी में एक लघु स्तंभ लेके खुदवाया गया था, बनवाया गया था। कौशाम्बी से जब समुद्रगुप्त को यहाँ पर जानकारी मिली थी, या समुद्रगुप्त का जो मंत्री था जिसका नाम था हरिशेन, मंत्री का नाम क्या है, हरिशेन, ये काफ़ी विद्वान था। इस हरिशेन ने इस कौशाम्बी नामक स्थान पर जाकर, या उसको जो उचित स्थान लगा, उस हरिशेन ने जो है संस्कृत भाषा में, और इसकी जो शैली है वो गद्य और पद्य दोनों हैं, गद्य और पद्य दोनों शैली में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख लिखा है। इस शैली को हम कहते हैं दोस्तों चंपू शैली। यहां से दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो हरिशेन जो कि इसका मंत्री है। एक कौन सी शैली में लिखी गई, तो चंपू शैली में लिखा गया। थोड़ी सी अगर बढ़कर उत्तर प्रश्न पूछा आपसे कि ये जो अभिलेख है मूल रूप से किसका है, तो वो अशोक का है। और अशोक ने मूल रूप से कहाँ छपाया था, कौशाम्बी में उत्कीर्ण कराया था। अब क्या होता है, समुद्रगुप्त का जो समय निकला 375 के बाद, काफ़ी लंबे समय तक ये कौशाम्बी में ही था। लेकिन आगे चलकर जब अकबर का शासन आया, तो अकबर ने क्या किया, तो अपने दुर्ग निर्माण के दौरान उसने इलाहाबाद दुर्ग का निर्माण भी कराया था। अकबर की दृष्टि से देखें तो उसका सबसे बड़ा दुर्ग है इलाहाबाद दुर्ग कहलाता है। इलाहाबाद दुर्ग बनवाया था, तब उसके बगल में जो ये कौशाम्बी अभिलेख था, इसको पूरा का पूरा उखड़वा कर उसने जो है कहाँ पर, प्रयाग या इलाहाबाद दुर्ग में स्थापित कर दिया। लेकिन इसकी अकबर गुजरा, मुगल काल निकला, अंग्रेजों के समय जो है अंग्रेज अधिकारियों ने इसकी खोजबीन की और इसे मूल रूप से जो अभी पाया गया वो इलाहाबाद में मिला है। अब जब हमें जहाँ पर स्थापित है अंग्रेजों को वहाँ मिला प्रमाणिक रूप से, तो वो अपनी जानकारी में इलाहाबाद ही लिखेंगे। अब प्रशस्ति किसकी लिखी, प्रशंसा किसकी लिखी है,
ये समुद्रगुप्त की लिखी हैं, इसलिए प्रशस्ति के नाम से कहते हैं। कहाँ पर मिला? प्रयाग में, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। आगे चलें, इस प्रशस्ति में क्या लिखा गया? जैसे ऊपर में तो ये अशोक की जानकारी है, लेकिन इसके नीचे जो है संस्कृत में इस हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। बहुत लंबी चौड़ी जो है बात लिखी गई है। और एक और बता देता हूँ इस पर, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर जो है एक बीरबल का नाम भी लिखा हुआ है। ये बीरबल जो है, इस पर अभिलेख पर 3 लोगों की जानकारी होती है, अशोक की भी होती है, समुद्रगुप्त की भी होती है, बीरबल की भी होती है। तो ये जिस समय के तात्कालिक जो राजा महाराज जो जिसके अधीन था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको ढाला गढ़ा है या उस पर कुछ उत्कीर्ण कराया। तो ये हम अभी जो बात कर रहे हैं वो केवल समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसमें केवल विजयों का ही उल्लेख है। अब इसे प्रयाग प्रशस्ति में किस प्रकार की विजयों का उल्लेख है वो मैं आगे बता रहा हूं दोस्तों, कि प्रयाग प्रशस्ति में जो प्रमुख विजय हुई थी वो विजय कौन कौन सी हैं, जो कि हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाई हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा जो उत्तराधिकार में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसको उसने अच्छे ढंग से पोषित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत शासक ऐसे थे जो उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए लोग नहीं तैयार थे, तो उसने फिर युद्ध या विजय नीति अपनाई। इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? विजय नीति या साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई। साम्राज्य विस्तार नीति जब अपनाई तो अब उसके दौरान उसने क्या किया, इसकी जानकारी यहाँ इलाहाबाद स्तंभ से होती है। उत्तरी भारत में ये राजधानी है इसकी, और उत्तरी भारत के जितने भी शासक हैं उन शासकों के लिए अलग प्रकार के युद्ध अभियान चलाया, और दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके लिए अलग प्रकार से अभियान चलाया। तो इसकी विजय नीति 2 भागों में बढ़ती है। एक तो उत्तरी भारत के राजा, उत्तरी भारत के जो राजा थे जिनको उसने पहले प्राथमिक रूप से उसने अपने अधीन ला दिया था, तो उत्तरी भारत के उसने कितने राजाओं को परास्त किया? 9 राजाओं को परास्त किया, और 9 राजाओं को परास्त किया और फिर जो है वो दक्षिण भारत की ओर गया। तो दक्षिण भारत के उसने देखा कि दक्षिण भारत में भी हमारी संस्कृति का विस्तार किया जाए, तो दक्षिण भारत की जब की ओर गया था तो इधर इसने 12 राजाओं को पराजित किया। तो 12 राजाओं को पराजित किया, तो इस राजाओं को पराजित करने का साम्राज्य विस्तार तो है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य जो आता है वो आता है दोस्तों धर्म विजय। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय का मेन उद्देश्य क्या था? तो धर्म विजय करना था। एक दूसरा, जब समुद्रगुप्त उत्तरी भारत के लोगों को पराजित करके जब दक्षिण में गया तो उत्तर के भारत के लोगों ने 9 राजाओं ने जो है दोस्तों वापस अपने जो है ये अधीनता अस्वीकार कर ली। अधीनता अस्वीकार कर ली तो ये वाजिब है कि जिसको मैं अधीन करके आया हूँ और ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा अगर वो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते। तब ये समुद्रगुप्त ने दोबारा जो है उत्तरी भारत का अभियान चलाया और उन 9 राजाओं को बिल्कुल पराजित करके अपने अधीन लाने के लिए उसने जो नीति अपनाई थी वो है दोस्तों प्रभोस्तरण। प्रभोस्तरण, अब इसका अर्थ होता है समूल नाश करना। समूल नाश करने की जो नीति अपनाते हुए उसने 9 राजाओं को पराजित किया। उस दौरान अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। जब ये समुद्रगुप्त ये राजपूताना की ओर भी बढ़ा था तो इस राजपूताना के प्रवेश में विजय प्राप्त करके ये आपका क्षेत्र आता है दोस्तों भरतपुर। इस क्षेत्र में जब उसने विजय प्राप्त की तो यहाँ पर भरतपुर में एक उसने विजय स्तंभ स्थापित किया। विजय स्तंभ, अब ये जो विजय स्तंभ है दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा 4वीं शताब्दी में यहाँ भरतपुर में विजय स्तंभ स्थापित कराया कि उसने राजपूताना के क्षेत्र को पहली बार जीत लिया है। ये हमारे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण विजय स्तंभ हैं
जो कि हम विजय स्तंभ के नाम से जो है चित्तौड़गढ़ में जो बना हुआ है कुंभा के द्वारा निर्मित, उसे ही मानते हैं। जबकि इसमें प्रश्न ये आता है कि प्राचीन काल में यह प्रथम जो विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है, तो भरतपुर में है। और भरतपुर में जो किसने बनाया, तो समुद्रगुप्त ने बनाया था। कैसे बनाया था, तो मैं उत्तरी भारत में विस्तार के समय बनवाया था। और इसी प्रकार ये पहला है। तो दूसरा कहाँ है, तो यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया ये जो मंडोर है, यहाँ पर आपका दूसरा विजय स्तंभ और तीसरा विजय स्तंभ जो महत्वपूर्ण है वो चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रकार ये उस राज्य विस्तार के दौरान पहला विजय स्तंभ भी बना था। और उसकी नीति का जो उल्लेख आता है वो प्रभोत्तरण है, जिसका उद्देश्य है समूल नाश करना। क्योंकि जब एक बार उसको पराजित कर लिया, दोबारा जब इस प्रकार की अवहेलना करते हैं तो उसने इस प्रकार का सूत्र अपनाया। दक्षिण की नीति का उल्लेख करते हैं तो क्या है, धर्म विजय का उल्लेख आता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की जो विजय है ये इससे मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों केवल विजय का ही उल्लेख है। इस समुद्रगुप्त के द्वारा जो है इस विजय के उपलक्ष्य में जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है इसका उल्लेख इसमें नहीं है। इसकी कला शास्त्र का जो है उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसकी अन्य विशेषताएं जो हैं वो मैं आगे बता रहा हूँ कि ये जो अभी बात करी है अपने, वो कौन था केवल अभी प्रयाग प्रशस्ति था जो समुद्रगुप्त के बारे में बताता हूँ। अब बात आती है कि समुद्रगुप्त क्या विद्वान भी था, बिल्कुल विद्वान था। समुद्रगुप्त विद्वान था तो किन किन क्षेत्र में विद्वान माना जाता, एक तो उसने जो विजय करी थी सभी क्षेत्रों में, तो इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य ये होता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाने के पश्चात उसके बराबर क्या या उसकी टक्कर देने वाला या उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करने वाला कोई राजा नहीं है। इस विजय की जो है विजय का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। अगला दूसरा आता है कि ये विद्वान था, स्वयं विद्वान था। इसका जो है इसने जो बताया गया है कि ये स्वयं किसका विद्वान था, तो ये संगीत का विशेषज्ञ था। संगीत का विशेषज्ञ है। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, ये बात बताई गई है। इस समुद्रगुप्त की जो है धनिक व्यवस्था को भी उल्लेख करता है, उस संगीत की जो निष्ठा और उसके जो है विद्वता का भी परिचय है। इस संगीत विशेषज्ञ में बताया गया है कि नारद के गुरु तुम्बरु को भी पराजित करने वाला बताया गया। इसका मतलब है कि ये तुम्बरु को पराजित करने वाला इतना अच्छा संगीतज्ञ था। किस जो है संगीत का विशेषज्ञ है, तो ये वीणा बजाने में विशेषज्ञ बताया गया। वीणा कहाँ बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त के द्वारा पहली बार गुप्त साम्राज्य में, जबकि कुषाणों के समय सोने के सिक्के चल गए थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में प्रथम बार जो है सोने का सिक्का जो है किसने चलाया है, समुद्रगुप्त के द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया है। अब ये जो सोने का सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर जो है इस समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया। राजा बैठा हुआ है और राजा के हाथों के द्वारा जो है उसे इस वीणा को बजाते हुए इस सिक्के पर नाम लिखा है, इसकी उपाधियां लिखी गई। और इस सिक्के पर जो है अपने राजकीय चिन्ह गरुड़ का चिन्ह भी मिलता है और उस पर संस्कृत भाषा में लेख भी मिलता है, इसकी उपाधियां भी लिखी गई हैं और इस तरह के वीणा बजाते हुए इसकी विशेषज्ञता बताई गई है। और सोने का सिक्का है, इसका मतलब आर्थिक संपन्नता का भी प्रतीक है। आगे चलें कि ये संगीत विशेषज्ञ बताए गए। इसी प्रकार ये जो है साहित्य का भी विशेषज्ञ था। साहित्य की जानकारी भी ये रखता था, जिसमें व्याकरण या अपने संस्कृत या आर्ष साहित्यों का विशेषज्ञ इसने बताया गया है। अब ये जो बातें हैं समुद्रगुप्त की, ये उसकी कई उपाधियों के द्वारा प्रदर्शित होती हैं कि इसने जो है संगीतज्ञ होने के कारण अलग उपाधि धारण करी, इसने साहित्य की जो जानकारी होती है उसके कारण अलग उपाधि धारण करी, अगर चक्रवर्ती है तो अलग उपाधि धारण करी, और जो है कि दानशीलता के लिए अगर बात करते हैं तो अलग उपाधि धारण करी। इस प्रकार जो है समुद्रगुप्त जो है कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ रहा है और उसने जो है साम्राज्य विस्तार करके अब जितना भी साम्राज्य विस्तार है, जितने भी क्षेत्र में फैला था, बताया जाता है कि इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर इधर हमारे
गांधार, कंबोज से लेकर बंगाल की खाड़ी से यहाँ तक, और इधर हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक जो है इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इतना साम्राज्य उसने पूरा विस्तारित कर लिया, अपनी विजय के दम पर इसने हासिल किया था। ये इसका शासनकाल जो है 375 ईस्वी तक चलता रहा, और बताया जाता है कि इसकी बीमार होने के कारण या रुग्णावस्था के कारण ये 380 में इसकी मृत्यु हुई है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है। जितने भी युद्ध इसने लड़े हैं, बताया जाता है स्मिथ महोदय के अनुसार कि इसने 100 से अधिक युद्ध लड़े हैं, किसी भी युद्ध में ये पराजित नहीं हुआ है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का अगर नेपोलियन ये प्रश्न आता है तो किसके लिए आएगा, समुद्रगुप्त के लिए आएगा। समुद्रगुप्त ही ये पहला शासक है जिसने इतने अधिक युद्ध लड़े हैं। और राजस्थान के संबंध में प्रथम जो है विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। एक और बात आती है, भारत के संबंध में केवल 2 ही नेपोलियन कहलाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन अगर प्रश्न आता है तो समुद्रगुप्त आएगा, और आधुनिक भारत का अगर नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान देना बात को, प्रश्न आ सकता है, आधुनिक भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और प्राचीन भारत का अगर नेपोलियन कहे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये 2 ही नेपोलियन आपको याद रखना है दोस्तों। ये समुद्रगुप्त की चर्चा हुई। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बनता है, किस प्रकार की चर्चा आती है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला जो शासक आ रहा है दोस्तों, उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कहूं या इसकी उपाधि लिखूं, जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। अब इसका जो शासनकाल है ये बताया जाता है कि इसका 375 ईस्वी में उससे समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है, और यहाँ से लेकर साम्राज्य है 414 ईस्वी तक इसका साम्राज्य चला है। लेकिन इसके प्रारंभिक संदर्भ में कुछ मतभेद है विद्वानों के। बताया जाता है कि समुद्रगुप्त का कोई बड़ा भाई जो अयोग्य था, जिसका नाम बताया जाता है रामगुप्त, वो रामगुप्त शासक रहा है, और अयोग्यता के कारण जब विदेशी आक्रमण होने लगे थे, जब ये समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य, विशाल साम्राज्य था, उसको सुरक्षित नहीं रख पाया, तब इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इस पर रामगुप्त की हत्या करके अपना खुद शासन संभाल लिया। इसकी पत्नी जो थी उसका भी नाम बताया गया है ध्रुव स्वामी। इस रामगुप्त की हत्या करने के पश्चात ध्रुव स्वामी से भी इसने विवाह कर लिया था, और ध्रुव स्वामी जो है इसके विरोधी नहीं थी क्योंकि ये अयोग्य था। अब बात आती है ये प्रारंभिक स्थितियां जो विरोधाभास वाली है। हाँ, अपने को क्रैश कोर्स के दौरान यह हमारे राजस्थान पुलिस के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो इतनी विरोधाभास या इतनी कंट्रोवर्सी बात आपके संबंध में नहीं आ सकती। हम बात करते हैं सीधे सीधे इस राजा के बारे में। तो राजा के बारे में इसका मतलब है कि ये कौन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो बना वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने जिसकी उपाधि लिखी है वो कौन सी है, विक्रमादित्य। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो आगे बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनारोहण जो मान लिया है 375 ईस्वी में बना। इसे उत्तराधिकार में पूरा साम्राज्य, पूरा भारत का विशाल साम्राज्य मिला था। लेकिन कुछ जैसे रामगुप्त के कारण यह विदेशी आक्रमण इधर से होने लगे थे, और वो आक्रमण हुए हैं वापस शकों के। शकों ने जो है इधर पश्चिमोत्तर वाला इधर का एरिया जीत कर यहाँ पर राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, और इधर जो है आगे अतिक्रमण के प्रयास कर रहे थे। इतना उत्तरी भारत के क्षेत्र में यहाँ पर जो है निष्कंटक शासन था विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखा कि इधर पश्चिम से आक्रमण हो रहे हैं, तो जायज है कि अपने बड़े भाई को या अयोग्यता के उसे पदवी से उठाकर ये उसे खुद ने शासन प्राप्त कर लिया। अब उसके सामने चुनौतियां हैं, शकों को पराजित करना, और इसने देखा कि साम्राज्य विस्तार मुझे करना नहीं है। जो भारतवर्ष मुझे उत्तराधिकार में मिला है, जो हमारे पूर्वजों की जो थाती हैं, जिसे हमें अतीत काल से गर्व रहा है,
उसे और अधिक विकसित करना। जैसे मैंने कहा था कि समुद्रगुप्त ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया, उसको हर प्रकार से जो है विकसित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन नीतियों को, राज्य विस्तार को छोड़कर उन नीतियों पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्णतः अमल किया और हर क्षेत्र में चरमोत्कर्ष स्थिति में पहुंच गया था। चाहे वो खगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपके ये अपने ज्योतिष शिक्षा हो, या हर प्रकार की कला, साहित्य, संगीत, जो भी हो, हर प्रकार की उन्नति इस काल में हुई थी। स्थापत्य कला, वास्तुकला, ये भी चरमोत्कर्ष पर थी। इसलिए विद्वान जो है वास्तविक स्वर्णकाल अगर किसी को कहते हैं तो वो किसको कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को वास्तविक स्वर्णकाल कहते हैं। अब इसके समय जो विद्वान थे वो भी इसके दरबार में नियुक्त किए गए थे, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी साम्राज्य की स्थिति और इसकी जो है प्रशासनिक दरबार की स्थिति का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहली पत्नी, दो पत्नियां के रूप में उल्लेख आता है, एक तो ध्रुव स्वामिनी और एक जो आ जाता है कुबेरनाग। ध्रुव स्वामिनी और कुबेरनाग। ध्रुव स्वामिनी की तो बताया जाता है कि रामगुप्त की जो पत्नी थी उससे विवाह करने के पश्चात इसकी रानी बनी, और एक कुबेरनाग जो है ये रानी थी, इसकी पुत्री का नाम था दोस्तों प्रभावती गुप्ता। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री कुबेरनाग थी, वो काफी योग्य महिला थी। इसे प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश, जो गुजरात और इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र वाला, ये प्रदेश कहलाता है वाकाटक। इस वाकाटक प्रदेश का जो शासक था जिसका नाम था दोस्तों रुद्रसेन तृतीय। इस रुद्रसेन तृतीय के साथ इस प्रभावती गुप्ता का क्या किया गया था? विवाह कर दिया गया। यहाँ पर जो है अपनी योग्यता के द्वारा अपने पति का सहयोग भी करती थी, लेकिन इधर जो शकों के आक्रमण हो रहे थे इनका उन्मूलन ये खुद करना चाह रहा था। लेकिन मालवा के नरेश और शकों से मिलकर जो है इस वाकाटक नरेश रुद्रसेन की जो है इन लोगों ने, शकों ने और मालवा के शासकों ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी तो प्रभावती गुप्ता क्या हो गई? विधवा हो गई। और विधवा हो जाने के पश्चात जो उस समय जो लड़खड़ा गई थी प्रशासनिक रूप से और अपने परिवार के रूप से संबल नहीं मिल पाए, तो ये जो बात इसके पास पहुंची, इसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, तो वो जो है अपने पुत्री को आश्वासित करके ये खुद सेना लेकर इधर के आक्रमण जो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरवश वो आक्रमण के लिए तैयार हुआ और वहां पर गया तो इन मालवा के शासकों का और इधर जो है शकों का जो है उन्होंने समूल नाश कर दिया, इसे भारत से खदेड़ दिया। इस दौरान जो है पहली विजय होने के कारण या इस प्रकार की महत्वपूर्ण विजय होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पहली जो उपाधि धारण कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों शकारी, क्योंकि उसने शकों को पराजित कर दिया या उन्मूलन कर समूल नाश कर दिया, शकारी की उपाधि धारण करी और इस क्षेत्र को जो है स्वतंत्र कराकर पुनः यहाँ पर जो है प्रभावती गुप्ता को राजा बना, शासिका बना दिया। अब यहाँ की जब शासिका बना दिया तो ये भारत की, अगर कहा जाए प्राचीन भारत की जो है प्रामाणिक रूप से प्रथम महिला है जो शासिका कहलाती है, प्रभावती गुप्ता, और ये वास्तव में योग्य थी। अब इस साम्राज्य विस्तार और इस दौरान जो अनुकूल परिस्थितियां बनी, साम्राज्य की जो है चरम विकास हुआ, उसको आधारित करके प्रभावती गुप्ता ने, जब यह महाराष्ट्र का ये भाग भी इसके सम्मिलित था, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला जो भाग है, जो पूना जिसे हम कहते हैं, इस पूना नामक स्थान पर इसके द्वारा एक लेख लिखा गया जो तांबे के पत्ते पर था। तांबे की जो प्लेट कह सकते हैं, बड़ी तांबे की प्लेट होगी, उस पर जो है चीनी हथौड़ी से उत्कीर्ण कराकर तांबे पर एक लेख लिखवाया जिसे ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। ये ताम्रपत्र अभिलेख जो है किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया? प्रभावती गुप्ता के द्वारा। और प्रभावती गुप्ता ने इस अभिलेख में लिखा गया है कि इस तरह से मेरे पति की हत्या हो गई थी और मेरे पिताजी ने इसे मुझे सहयोग दिया और मुझे राज्य स्थापित किया और मैं जो है जनता की भलाई के लिए इस प्रकार का काम कर पा रही है। तो ये जो बात है, ये अभिलेख पुरातत्वविदों को या इतिहासकारों को कहाँ से मिला है? पूना, महाराष्ट्र से।
पूना महाराष्ट्र से मिलता है, इसे इसलिए पूना का ताम्रपत्र अभिलेख भी कहते हैं। वो लेकिन ये उत्कीर्ण कराने वाली जो महिला थी वो कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। और प्रभावती गुप्ता का जो प्रमुख अभिलेख मिलता है तांबे का, धातु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तांबे का है, जो किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। जब ये इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर सेना लेकर इधर गया पश्चिम में, वापस लौटा, तो ये मालवा, एमपी, उज्जैन ये वाले क्षेत्र से ये काफी परिचित हो गया था। और इस क्षेत्र से परिचित होने के कारण इसने क्या किया है कि इस मालवा प्रदेश का एक प्राचीन शासक हुआ करता था, जिसकी चर्चा यहाँ के हर एक मुख पर थी, हर एक जनमानस में उसकी छवि व्याप्त थी। और उसने जो है अपने क्षेत्र का जो है एक संवत भी चला रखा था, और शासक का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और बेताल और उज्जैन नगरी, क्षिप्रा नदी, ये आप एक कहानी के माध्यम से, ये धारावाहिक के माध्यम से सुनते हैं। ये वही शासक है जिससे ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उसकी शासन व्यवस्था, उसकी नीतियाँ, उसके दरबारी मंत्री, उसकी ज्योतिष जो लगाव है उससे प्रभावित हुआ। और उससे प्रभावित होने के कारण इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अब जो उपाधि धारण करी, वो उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य। ये उस मालवा के शासक से प्रभावित होकर की है। और एक और दूसरा, इस मालवा के क्षेत्र में जो संवत चलता था, वो संवत कौन सा था? उस संवत का नाम था दोस्तों मालवा संवत, क्योंकि उज्जैन के दौरान, उज्जैन में जो वेधशाला जो बनी थी, इस समय की ज्योतिष के कारण परफेक्ट जानकारी देते थे। तो मालवा जो संवत था, इस मालवा संवत को अपने राज्य की संवत बनाकर, जो उसने जो है अपना संवत बनाकर इसका नाम लिख दिया विक्रमी संवत। ये मालवा संवती है, जो अभी आप चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, जिसके आपके कारण आपका जो महीना गिना जाता है, ये महीना जो है मालवा संवत था पहले। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे विक्रम संवत बना दिया। और विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो कब से थे? 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसमें जो आपका चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ वाले जो महीने, मास चलते हैं, ये विक्रमी संवत है, जिसे आप हिंदी कैलेंडर भी कहते हैं। ये विक्रमादित्य ने इसका केवल नाम बदला है, बाकी चला जो है वो पहले जो बेताल और विक्रमादित्य वाला राजा था उसने चलाया था, उसके समय का था। एक यहाँ पर अब परिवर्तन आता है क्या, कि गुप्त शासकों में जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम, उसने जो है गुप्त संवत चलाया था। और गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है उसके शासनकाल से, और वो 319 ईस्वी से मानी गई है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चल रहा था। अब इसको समाप्त करके चंद्रगुप्त ने इसको क्या किया है? विक्रमी संवत बना दिया। तो अब में इस चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाएगा? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा। इसके से ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास को यही विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए मिलते हैं। तब तक अपने घर पे रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।